हाय एवरीवन, वेलकम टू एसके जर्नी। तो आज हम सोशियोलॉजी को एंथ्रोपोलॉजी से कंपेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों का एक डर को दूर करना चाहूंगी। आप लोगों को ऐसा लगता है कि आंसर राइटिंग करने के लिए एक आंसर राइटिंग कोर्स की आपको जरूरत है। अगर आपको आंसर राइटिंग कोर्स की जरूरत है तो आपके फाउंडेशन लेक्चर्स जो आपने देखे हैं या आपने पढ़े हैं या आपने नोट्स बनाए हैं कहीं से, वो तो वेस्टेज है। अगर आपने फाउंडेशन लेक्चर्स करे हैं, आपने नोट्स बनाए हैं, तो आपको किसी भी आंसर राइटिंग कोर्स की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, आंसर राइटिंग के लिए आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आपको कोई आंसर दे भी दे, पीवाईक्यू सॉल्व करके दे भी दे, उसके मॉडल आंसर दे भी दे, और कल को कोई अलग ही तरीके का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, मानते हैं कि रिपीट होते हैं क्वेश्चन, लेकिन भाई चार पांच क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो बहुत अलग लेवल के होते हैं, उसको कैसे डील करोगे? तो स्पून फीडिंग नहीं करानी है खुद को। आपने फाउंडेशन लेक्चर्स करे हैं, आपने अपने नोट्स बनाए हैं, तो आपको आंसर राइटिंग कोर्स जैसी चीज की जरूरत नहीं है। आपको आंसर राइटिंग खुद प्रैक्टिस करनी है। अपने लेक्चर से आपको कंटेंट जो मिल रहा है उससे आपको खुद बनाना है कि हाँ, इस लेक्चर से या इस कंटेंट से मैं कैसे इस आंसर को एक क्रिस्प फॉर्म में लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, कैसे मैं इसके इंट्रोडक्शन को यूज कर सकता हूँ, कैसे मैं ओवरऑल सोशियोलॉजी के थिंकर्स को कहाँ कहाँ पर यूज करूँ, कैसे डालूं जो मेरा आंसर अच्छा लगे, प्रेजेंटेबल लगे। ठीक है। तो अगर आपको आंसर राइटिंग वाकई बहुत अच्छे से करनी है तो उसके लिए कोर्स की जरूरत नहीं है, वो आपकी खुद की मेहनत होनी चाहिए। तो अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, अपने नोट्स पे भरोसा रखो और आंसर्स लिखो डेली। ठीक है। अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगी कि कैसे आपको कोर्स, किसी भी कोर्स की जरूरत नहीं है। ठीक है। सबसे पहले हम पीवाईक्यूज देखते हैं कि सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के कंपैरिजन वगैरह से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आ रखे हैं। क्या रखा है? डिस्कस द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, हाईलाइट इट्स रिलेशनशिप विद सोशल एंथ्रोपोलॉजी। सोशल एंथ्रोपोलॉजी से इसका रिलेशन पूछा है, ये अभी 2024 का क्वेश्चन है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट सोशियोलॉजी विद एंथ्रोपोलॉजी, ये 2013 का है और ये 2000 का है। राइट शॉर्ट नोट ऑन सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी। ये इस तरीके के क्वेश्चन है। तब सोशल एंथ्रोपोलॉजी पे इन्होंने पूछ लिया है। तो हाईलाइट्स इस रिलेशनशिप विद कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी भी बोल सकते हैं वो। एंथ्रोपोलॉजी की तीन ब्रांचेस होती हैं। एक होती है फिजिकल, एक होती है सोशल, एक होती है कल्चरल। हालांकि सोशियो कल्चरल जो है वो दोनों ओवरलैप करती है सोशियोलॉजी से, लेकिन मान लो यहाँ पे सोशल एंथ्रोपोलॉजी लिखी है तो कल को कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी भी लिख सकते हैं, तो डरना नहीं है। ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं, फिर आप बताना कि आप कर पाओगे ये क्वेश्चन की नहीं कर पाओगे। और ये कराने के बावजूद भी आपको क्या किसी आंसर राइटिंग कोर्स की जरूरत है? ये खुद से पूछना आप। आंसर राइटिंग कोर्स में भी तो आपको क्या, आंसर राइटिंग कोर्स में क्या होगा, आपको 300 350, ये 150 वर्ड का है तो 150 वर्ड का आंसर दे देंगे, यहाँ पे 300 वर्ड का आंसर दे देंगे इससे रिलेटेड। वो कैसे बनेंगे? वो आपके तो ऑलरेडी वो नोट्स में है ना। चाहे आपने कहीं से भी पढ़ा हो, कहीं भी कोचिंग ली हो, वो तो ऑलरेडी है, तो वो आपको खुद सीखना पड़ेगा ना। पीवाईक्यू के मॉडल आंसर वगैरह करके ठीक है, आप अगर रिपीटेड क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे, लेकिन जो पांच छह क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, उसमें आप क्या करोगे? तो ये फोमो को हटाओ। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोशियोलॉजी क्या होता है? सोशियोलॉजी अब तक तो रट जाना चाहिए। सोशियोलॉजी होती है साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज। इसमें हम ह्यूमन सोसाइटीज को पढ़ते हैं, इनके बिहेवियर को पढ़ते हैं, हाउ पीपल बिहेव इन ग्रुप्स एंड हाउ देयर एक्शन शेप सोसाइटी। यही हम सोशियोलॉजी में करते हैं। तो सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज। It look at how people behave in groups and how their actions shape society. अब इतना यहाँ तक पढ़ लिया है, बहुत सारी सोशियोलॉजी की डेफिनेशन होगी। जो आपको अच्छी लगे, जो आपको याद हो, वही आपको पेपर में लिख देनी है, वही रिप्रोड्यूस कर देनी है। ऐसा नहीं है कि यही लिखनी है। ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मेरे ही नोट से करो, मेरे ही नोट बेस्ट है। मैं आपको एक अप्रोच बता रही हूँ, एक तरीका बता रही हूँ। मैंने ये डेफिनेशन आपको दे दी, मैंने इससे पहले भी आपको डेफिनेशंस दी हैं। आपको जो याद होगा पेपर में वो लिखो, अलग अलग मत करना। इसीलिए कहते हैं कि ब्रॉड टेम्पलेट्स पे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तैयार रखो। सोशियोलॉजी की एक डेफिनेशन चुन लो,
एक दो लिख लो आप, जो आपको सही लगे वो आप डालो, लेकिन ज्यादा नहीं करनी, ठीक है। और एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी एक ब्रॉडर फील्ड है, एक ब्रॉडर फील्ड है दैट स्टडीज ह्यूमन। ह्यूमन को तो ये पढ़ता है, साथ में उनके कल्चर को भी पढ़ता है, देयर वे ऑफ लाइफ, और ये कल्चर उनका कैसे वक्त के साथ इवॉल्व हुआ है वो भी ये पढ़ता है। तो ये एक ब्रॉडर फील्ड है। एंथ्रोपोलॉजी में तीन ब्रांचेस भी आएगी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी। और जो सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी होगी वो क्लोजली ओवरलैप करती है सोशियोलॉजी से, ठीक है, क्योंकि दोनों में फोकस किस पे रहेगा? ह्यूमन सोसाइटीज पे। एक कल्चर को पढ़ेगा और एक रिलीजन को पढ़ेगा। और फिजिकल एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन के बारे में पढ़ता है, क्योंकि अब कल्चरल और सोशल एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन सोसाइटीज पे फोकस कर रही है, उनके रिलीजन पे, उनके कल्चर पे वर्क कर रही है, इसलिए ये ज्यादा सोशियोलॉजी से ओवरलैप करती है। ये अभी हम देखेंगे जब हम म्यूचुअल इंटरकनेक्टेडनेस पढ़ेंगे दोनों की। तो ये होगी डेफिनेशन। सिंपल डेफिनेशन डालनी है आपको पहले। इंट्रोडक्शन में आप ये लिखेंगे। अब हम देखते हैं डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस, और जब भी आप डिफरेंसेस लिखेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था, एस्पेक्ट्स, इसको एस्पेक्ट्स कह लो, इसको पैरामीटर्स कह लो, या इसको बेसिस ऑफ डिफरेंस कह लो, ये जरूर लिखना। इसके बिना मत ही लिखना डिफरेंस, ठीक है। तो सब्जेक्ट मैटर, तो सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड ह्यूमन इंटरेक्शन, ये सोशल डायनामिक्स को पढ़ता है। जैसे सर्वे कराएगा, जैसे अभी रिसेंटली सर्वे हुआ कि वर्क फ्रॉम होम ने एम्प्लॉयज के रिलेशनशिप को कैसे इम्पैक्ट किया पेंडेमिक के दौरान। तो ये सोशियोलॉजी का वर्क है, सोशल डायनामिक्स को पढ़ना, सोसाइटी को पढ़ना, ह्यूमन इंटरेक्शंस को पढ़ना। और एंथ्रोपोलॉजी का क्या काम है? स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी, ये एक ब्रॉडर फील्ड है। इट इंक्लूड्स कल्चरल, सोशल एंड बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स आल्सो, हाउ अ ट्राइबल कम्युनिटी प्रैक्टिसेस रिचुअल्स, ट्रेडिशंस। अभी एंथ्रोपोलॉजिस्ट अभी भी अमेजोन ट्राइब की हेल्थ प्रैक्टिसेस को स्टडी कर रहे हैं टू फाइंड न्यू वेज टू यूज ट्रेडिशनल मेडिसिन, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये ह्यूमैनिटी की स्टडी करते हैं, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी कवर करते हैं। सेकंड, अगर हम देखें फिलोसफिकल रूट्स, अगर हम देखें तो हमने सोशियोलॉजी का एमरजेंस अच्छे से देखा था कि कैसे डार्क एजेस होते हैं, फिर रेनेसा आता है, फिर एनलाइटनमेंट आता है, मॉडर्निटी, इन सब की वजह से कैसे सोशियोलॉजी एमर्ज हुई। तो उसका एक फिलोसफिकल रूट है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल डाल सकते हैं सोशियोलॉजिकल थिंकर्स के, सेंट साइमन डाल दो, अगस्ट कॉम्ट डाल दो, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, किसी के बारे में भी, दरखाइन, किसी के बारे में भी आप डाल सकते हैं। और एंथ्रोपोलॉजी का ये बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन एम्पेरिकल एंड नेचुरल साइंसेस। It focuses on scientific studies like human evolution and development of tools by early humans. तो इसका कोई philosophical रूट नहीं है। ये तो हम देखा था ना हमने कि कैसे आइडियोलॉजिकल मॉडर्निटी हेल्प करती है इमरजेंस में, कैसे एनलाइटनमेंट हेल्प करता है। तो इसका रूट फिलोसफिकल में है, फिलोसफी में है, ठीक है। अगर हम अप्रोच देखें तो सोसाइटी की, सोशियोलॉजी की टॉप डाउन अप्रोच है, मतलब सोसाइटी को पूरा देखते हैं और फिर इंडिविजुअल पे फोकस करते हैं। एग्जाम्पल, कैसे एक इकोनॉमिक क्राइसिस से फैमिली डायनामिक्स शिफ्ट होती है। ये एक बड़ा सोसाइटल इशू है जो इंडिविजुअल पे इम्पैक्ट डालता है। तो इकोनॉमिक क्राइसिस से कैसे फैमिली डायनामिक्स शिफ्ट हो रही है, कैसे एक बड़ा सोसाइटल इशू बन रहा है। तो ये टॉप डाउन अप्रोच है। फिर एंथ्रोपोलॉजी का अप्रोच होता है बॉटम अप, मतलब वो इंडिविजुअल लोगों और उनकी कल्चर से सोसाइटी को समझते हैं। जैसे कैसे एक ट्राइबल एल्डर अपने कम्युनिटी में ओरल हिस्ट्री यानी कहानियां सुनाकर यंगर जनरेशन को टीच करता है, पढ़ाता है उनको। स्टडीज हाउ एल्डर पास डाउन ओरल हिस्ट्री इन अ विलेज। तो ये अप्रोचेस है। फिर इनिशियल फील्ड ऑफ स्टडी अगर हम देखें तो ओरिजिनेटेड इन वेस्ट टू स्टडी मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, studied issues like poverty, migration in industrial European cities like London। अगर हम इसका देखें तो ये नॉन वेस्टर्न प्रिमिटिव ट्राइबल सोसाइटीज पे फोकस करता है। स्टडीड अफ्रीकन एंड नेटिव अमेरिकन ट्राइब टू अंडरस्टैंड देयर कल्चर। तो ये ट्राइबल कम्युनिटी को देखेगा, ये मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को देखेगा, ठीक है। फिर अगर हम मेथोडोलॉजी पे आए तो सोशियोलॉजी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स दोनों यूज करता है। फोकस करता है मैक्रो स्केल पे, मैक्रो लेवल पे। सर्वेज यूज करेगा, क्वेश्चनियर यूज करेगा, ये फील्ड वर्क जो इनका काम है यहाँ पे देख लो। तो सोशियोलॉजी टिपिकली रिलाई ऑन सर्वेज, क्वेश्चनियर, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, इंटरव्यूज कंडक्ट करता है, सर्वेज कंडक्ट करता है कि कैसे किसी चीज का, जैसे एग्जाम्पल, यूजेस सर्वे टू स्टडी हाउ सोशल मीडिया अफेक्ट टीनेजर्स इन कंट्री, कंडक्ट इंटरव्यूज इन डिफरेंट नेबरहुड टू अंडरस्टैंड क्राइम रेट। और अगर हम बात करें एंथ्रोपोलॉजी की तो ये प्राइमरली क्वालिटेटिव स्टडी करता है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन
स्मॉल सैंपल साइजेस, कल्चरल इमर्जन मतलब डीपली उनके कल्चर के साथ इंगेज्ड होकर, वहां पर रहकर, जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट लिव्ड विद इंडिजिनियस ग्रुप फॉर मंथ्स टू ऑब्जर्व देयर रिचुअल्स एंड डेली लाइफ। यहाँ पे हम मेलेनुस्की की एग्जाम्पल देखेंगे अभी आगे जाके कि कैसे वो ट्रॉबलैंड आइलैंड में रहकर उनके लोग वहां के लोगों के साथ रहकर सारी चीजें, उनके रिचुअल्स वगैरह देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे माइक्रो लेवल कल्चरल इमर्जन मतलब डीपली उनके कल्चर के साथ इंगेज्ड होकर, उनके साथ रहकर चीजें देखते हैं। और यहाँ पर क्या है, मैक्रो लेवल पे क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव से सर्वे कर लिया, और आपका क्वेश्चन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, इन सब के थ्रू ये इनका काम रहता है किसी भी चीज को स्टडी करने का। फिर कनेक्शन टू नेचुरल साइंस, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। एग्जाम्पल्स, स्टडीज ह्यूमन रिलेशनशिप लाइक एनालाइजिंग वोट बिहेवियर इन इलेक्शन, की कैसे कास्ट और क्लास अफेक्ट करती है वोटिंग पैटर्न्स इन इलेक्शन। आप अपना एग्जाम्पल कोई और भी डाल सकते हैं। तो कोई ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग के जो थिंकर्स हैं वो चाहते हैं कि सोशियोलॉजी को नेचुरल साइंस की तरह दिखाए। सेंट साइमन ने क्या कहा था, सोशियोलॉजी क्या है, एक सोशल फिजिक्स है। ठीक है, तो दे अटेम्प्टेड टू मेक इट लाइक अ नेचुरल साइंस, लेकिन एज सच जैसा कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो है नहीं। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है क्योंकि बायोलॉजी इंक्लूड है। यहाँ पर क्या है, एग्जामिन एंशियंट ह्यूमन बोन्स टू अंडरस्टैंड एवोल्यूशन एंड फिजिकल ट्रेड, तो बायोलॉजी इंक्लूड करता है, तो एकदम डायरेक्ट कनेक्शन है इसका नेचुरल साइंस के साथ। यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजिस्ट अभी भी निएंडरथल्स के फॉसिल्स को स्टडी कर रहे हैं टू बेटर अंडरस्टैंड ह्यूमन एवोल्यूशन। तो यहाँ पे डायरेक्ट नेचुरल साइंस के साथ कनेक्शन है, बायोलॉजी का रोल है। नाउ रोल ऑफ वैल्यूज, सोशियोलॉजिस्ट का काम वैल्यू रिडन होता है, मतलब वो सोसाइटी के इश्यूज जैसे इनइक्वालिटी है को रिजॉल्व, जैसे इनइक्वालिटी है इनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं सोशियोलॉजिस्ट। अगर आज जेंडर इनइक्वालिटी है वर्क प्लेस में, तो वो रिकमेंडेशन देंगे कि आप इक्वल पे लेके आओ। हेल्थ केयर सिस्टम में डिस्क्रिमिनेशन है, तो वो बोलेंगे कुछ पॉलिसी सजेशन देंगे। तो वैल्यू रिडन होता है इनका काम। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट का काम जो है वो ज्यादा न्यूट्रल रहता है, विद नो एक्सप्लिसिट रोल फॉर वैल्यूज इन रिसर्च। तो वो सोसाइटी के ट्रेडिशन और रिचुअल्स को ऑब्जर्व करते हैं, साथ रहकर उन्हें डॉक्यूमेंट करते हैं, बिना अपने कोई व्यूज इम्पोज किए, बिना कोई जजमेंट पास किए। तो वो दे स्टडी कल्चरल प्रैक्टिसेस न्यूट्रली विदाउट जजिंग वेदर दे आर गुड और बैड। फील्ड वर्क मेथोडोलॉजी मैंने आपको बता दिया। फिर अगर हम की थिंकर्स की बात करें तो इमाइल डर्कheim, मैक्स वेबर, यहाँ पे सोशियोलॉजिस्ट थिंकर्स आप डाल सकते हैं, जीएस गुरे, एमएन श्रीनिवास। फोकस ऑन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, कास्ट एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन इंडिया। तो सोशियोलॉजिस्ट अभी भी ऐसे देखता है कि कैसे अर्बनाइजेशन का अफेक्ट फैमिली स्ट्रक्चर पे पड़ रहा है। एमएन श्रीनिवास ने इंट्रोड्यूस किया संस्कृताइजेशन का एक कॉन्सेप्ट, जिससे उन्होंने एक्सप्लेन की कैसे सोशल मोबिलिटी हो रही है, कैसे लोअर कास्ट के लोग हायर कास्ट के रिचुअल्स को फॉलो करके अपने सोशल स्टेटस को बढ़ा रहे हैं। तो ये क्या हो रही है, सोशल मोबिलिटी हो रही है। तो ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, कास्ट, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, इन सब पे फोकस करते हैं। अगर हम इनका देखें तो इनके थिंकर्स मेलेनोस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, प्रिचर्ड, दे एम्फसाइज, यहाँ पे क्या है, प्रिमिटिव सोसाइटीज पे फोकस होता है। जैसे मेलेनोस्की लिव्ड विद ट्रॉबलैंड आइलैंडर्स टू अंडरस्टैंड देयर रिचुअल्स एंड इकोनॉमिक सिस्टम। फिर अगर हम गोल देखें तो टू अंडरस्टैंड सोशल स्ट्रक्चर्स, इंस्टीट्यूशन, कल्चरल चेंजेस इन मॉडर्न सोसाइटीज ऑफर फॉर पॉलिसी सोल्यूशन। तो यहाँ पे हम मॉडर्न सोसाइटीज पे बात करते हैं, सोशियोलॉजी फोकस करता है मॉडर्न सोसाइटीज पे। और यहाँ पर हम प्रिमिटिव, ट्राइबल सोसाइटीज, इन सब के बारे में बात करते हैं, और एवोल्यूशन की बात करते हैं। पास्ट और प्रेजेंट दोनों को लेते हैं, मेनली फोकस प्रिमिटिव पे होता है। ठीक है, तो ये हो गए डिफरेंसेस। अब इसमें से आपको सारे तो नहीं लिखने की स्पेस मिलेगी, जितना आपको याद हो, जो आपको अच्छा लगे उसको डालना, लेकिन एग्जाम्पल जरूर डालना, थिंकर जरूर डालना। अब ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। अब म्यूचुअल इंटरकनेक्टेडनेस समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि ब्रांचेस कितनी होती हैं। तो इसकी तीन ब्रांचेस होती हैं। एक होती है फिजिकल, एक होती है कल्चरल, और एक होती है सोशल। जो कल्चरल और सोशल है, ये सोशियोलॉजी से ओवरलैप करती है। तो पहले हम फिजिकल के बारे में देखेंगे। तो फिजिकल जो एंथ्रोपोलॉजी होती है वो एवोल्यूशन की बात करती है। ह्यूमन एवोल्यूशन पे इसका फोकस होता है। फॉसिल्स, जेनेटिक, इन सब पे इसका फोकस होता है। ह्यूमन बोन्स को पढ़ना, फॉसिल्स को पढ़ना, जेनेटिक्स को पढ़ना,
ये पढ़ के ये देखते हैं कि कैसे एवोल्यूशन हुआ, टू ट्रेस एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। रेस को पढ़ना, बायोलॉजी को पढ़ना, अगर कोई बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है, बायोलॉजिकल सिमिलैरिटीज है अमंग ह्यूमन पॉपुलेशन, उसको पढ़ना। तो मेन काम इनका ये होता है, टॉक अबाउट एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। दे डील्स विद द बायोलॉजिकल एंड एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमंस। फिजिकल डेवलपमेंट पे, फिजिकल डेवलपमेंट, ह्यूमन स्पीशीज का कैसे डेवलपमेंट हुआ, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना, फॉसिल्स के बारे में पढ़ना, ये चीज इसका काम होता है। तो यहाँ पे थिंकर्स अगर हम देखें तो चार्ल्स डार्विन है, फ्रांस बोअज है, तो फ्रांस बोज है। तो चार्ल्स डार्विन की हमने देखी थी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। इसमें वो क्या कहते हैं, वही प्लांट या एनिमल सर्वाइव करता है और अपने ट्रेड्स आगे ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफर करता है जो अपने एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर पाता है। तो ये अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन में ये कहते हैं। फिर इसी से इंस्पायर होकर हर्बर्ट स्पेंसर ने यही चीज सोसाइटी में अप्लाई करी थी और एक कॉन्सेप्ट दिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का। फिर फ्रांस बोस स्टडीड ह्यूमन फिजिकल डिफरेंसेस टू चैलेंज रेशियल कैटेगराइजेशन। तो फिजिकल डिफरेंसेस, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, फॉसिल्स, जेनेटिक्स, इन सब की स्टडी करता है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो ये सोशियोलॉजी से ज्यादा ओवरलैप नहीं करता। अब हम आगे जो कल्चरल और सोशल देखेंगे वो ओवरलैप करता है, तो अब उसको देखते हैं। तो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी फोकस करता है ह्यूमन कल्चर पे, ये फोकस करता है ट्रेडिशंस पे, बिलीफ सिस्टम पे, और कैसे किसी भी सोसाइटी का कस्टम, लैंग्वेज, सोशल सिस्टम डेवलप हुआ है, ये चीज देखता है। हाउ डिफरेंट सोसाइटीज फॉर्म ट्रेडिशन, रिलीजन, सोशल स्ट्रक्चर, कैसे लोगों के बिलीफ सिस्टम शेप होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें ये पढ़ता है। कैसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की तरफ आते आते कल्चर डेवलप हो रहा है, बिलीफ डेवलप हो रहा है, ये सारी चीजें ये पढ़ता है। अब यहाँ पे अगर हम थिंकर्स देखें तो मॉर्गन, एल एच मॉर्गन है। तो एल एच मॉर्गन डिवाइडेड ह्यूमन कल्चर इनटू 3 स्टेजेस। 3 स्टेजेस में ये डिवाइड करते हैं। एक है सैवेजरी। सैवेजरी में क्या होता है, हंटिंग, गैदरिंग, ये सारी एक्टिविटी होती है। एक होता है बार्बरिज्म। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डोमेस्टिकेशन, यहाँ पर आपका डोमेस्टिकेशन होता है, फार्मिंग होती है, मेटलर्जी जैसी स्किल्स को सीखा जाता है। फिर उसके बाद सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन में क्या होगा कि लोग एडवांस हो जाएंगे, एक एडवांस सोसाइटी बन जाती है, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन जाता है। यहाँ पे राइटिंग, आर्किटेक्चर, गवर्नेंस, ट्रेड, ये सब डेवलप हो जाता है। तो एल एच मॉर्गन 3 सोसाइटी ह्यूमन कल्चर को 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं कि पहले सेवेजरी होती है, फिर बार्बरिज्म आता है और फिर सिविलाइजेशन आता है। तो ये एवोल्यूशन, ये कल्चर के एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि कैसे डिफरेंट सोसाइटीज में कल्चर जो है डेवलप हो रहा है, मूविंग फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो सेवेजरी से बार्बरिज्म, बार्बरिज्म से सिविलाइजेशन। तो ये क्या बता रहे हैं, एवोल्यूशन ही बता रहे हैं। तो ये कौन हुए, ये हुए कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट। फिर ईवी टेलर डिफाइंड कल्चर एज अ सेट ऑफ लर्न्ड बिहेवियर एंड बिलीव्स। फिर जेम्स फ्रेजर studied magic and religion in culture, especially totemism and mythology. अब ये एवोल्यूशन बताते हैं। अब जेम्स फ्रेजर जो है ये भी कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। ये एवोल्यूशन बताते हैं कि कैसे एक सोसाइटी में पहले मैजिक डोमिनेंट होता है, फिर रिलीजन आता है और फिर फाइनली साइंस आती है। ये बताते हैं कि कैसे एक सोसाइटी इन तीनों स्टेजेस से इवॉल्व होती है, कैसे इस ऐसे प्रोग्रेस होती है। तो मैजिक पहली स्टेज कहते हैं कि किसी भी स्टेज में मैजिक होती है। तो पीपल बिलीव दैट इफ दे परफॉर्म सर्टेन रिचुअल्स, सर्टेन स्पेल्स, दे कुड कंट्रोल नेचर। कोई भी रिचुअल परफॉर्म करके, कुछ भी ट्रेडिशन, बिलीफ उनका ये होता है कि हम ये सब करके नेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर दूसरा आता है रिलीजन। अब रिलीजन में क्या होता है कि मैजिक मैजिक डिक्लाइन हो जाता है, मैजिक की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है और रिलीजन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। मैजिक में ये विश्वास होता है कि हम रिचुअल्स परफॉर्म करके नेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन रिलीजन में ये मानते हैं कि जो सुपर नेचुरल फोर्सेस होते हैं, जैसे गॉड है, स्पिरिट्स है, ठीक है,
ये डिवाइन बीइंग्स हैं, ये नेचर को कंट्रोल करते हैं। तो हम पूजा पाठ करके, रिचुअल्स करके, प्रेयर्स करके गॉड को, स्पिरिट्स को प्लीज कर सकते हैं कि आप हमारी सारी डिजायर पूरी करो। यहाँ पर ये कहते हैं कि हम रिचुअल्स वगैरह, स्पेल्स वगैरह कर कर या प्रेयर वगैरह कर कर नेचर को हम कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पर ये कहते हैं कि हम गॉड को बोल रहे हैं, गॉड को खुश कर रहे हैं, और गॉड और स्पिरिट, ये जो सुपर नेचुरल फोर्सेस होते हैं, ये नेचर को कंट्रोल करते हैं। तो हम इनकी पूजा करके, इनको प्लीज करके अपने सारी डिजायर, अपनी सारी विशेस पूरी करवा सकते हैं। फिर फिर वो कहते हैं कि फिर स्टेज आती है साइंस की। ये थर्ड स्टेज होती है। एज ह्यूमंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लॉज इंक्रीजेस, बिलीफ इन मैजिक एंड रिलीजन बिगिन टू फेड। अब साइंस रिलाई करता है लॉजिकल रीजनिंग पे, एविडेंस बेस्ड अंडरस्टैंडिंग पे, एविडेंस बेस्ड अंडरस्टैंडिंग पे। तो इस स्टेज में लोग समझने लगते हैं कि नेचुरल वर्ल्ड कुछ लॉज के हिसाब से चलता है, नेचुरल वर्ल्ड के कुछ कायदे कानून होते हैं, ठीक है, जो टेस्टेबल और प्रिडिक्टेबल होते हैं। तो ये लॉजिकल स्टेज आ जाती है। तो ये इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो ये लोग क्या बता रहे हैं, एवोल्यूशन बता रहे हैं। यहाँ पे ये कल्चर का एवोल्यूशन बता रहे हैं, यहाँ पे ये बता रहे हैं सोसाइटी में कैसे मैजिक आता है, फिर रिलीजन आता है, फिर साइंस बताता है। तो ये कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। फिर नेक्स्ट ब्रांच आती है सोशल एंथ्रोपोलॉजी की। तो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी में क्या हो रहा था कि हम कल्चर पे फोकस कर रहे थे, हम बिलीव्स पे फोकस कर रहे थे, कस्टम्स पे फोकस कर रहे थे, रिचुअल्स पे फोकस कर रहे थे, इन सारी चीजों पे हम फोकस कर रहे थे। अब सोशल एंथ्रोपोलॉजी जो है वो सोशल स्ट्रक्चर पे फोकस करती है, सोशल इंस्टीट्यूशन पे फोकस करती है, कैसे रिलेशनशिप, रोल्स, ऑर्गेनाइजेशन एक ह्यूमन सोसाइटी में रहती है, कैसे वो ह्यूमन सोसाइटी को का मदद करती है एक प्रॉपर स्टेबिलिटी मेंटेन करने में। तो सोशल एंथ्रोपोलॉजी सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल स्ट्रक्चर, इन सबको पढ़ती है कि कैसे सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड हुई है थ्रू किनशिप, मैरिज, फैमिली, पॉलिटिक्स, लॉ। तो ये सारी चीजें होती हैं। Social anthropologists often live with communities to observe their social life and interaction. Malinowski इन्होंने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड को पॉपुलर किया। ये ट्राइबल आइलैंड की स्टडी करने जाते हैं और वहां पर रहकर उनके साथ उनकी लोकल कल्चर को, उनके सोशल सिस्टम्स को पढ़ते हैं। तो अब आप खुद से बताओ कि सोशियोलॉजी से सबसे ज्यादा क्लोजली रिलेटेड कौन है? सोशल एंथ्रोपोलॉजी है। फिर आप कह सकते हैं कि कल्चरल है, फिर आप कहेंगे कि फिजिकल। तो सबसे ज्यादा ये दोनों कनेक्टेड है। तो एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछा था अभी 2024 में कि सोशियोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी के बीच में बताइए आप। अब वो सोशल की जगह कल्चर भी दे सकता है क्योंकि ये दोनों ही रिलेटेड हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा सोशल फिर कल्चरल, और देखा जाए तो दोनों को एक साथ भी यूज किया जाता है, सोशियो कल्चरल ऐसे भी बोला जाता है। तो अब क्वेश्चन कुछ भी आए तो आप डिफरेंसेस लिख पाएंगे, इंट्रोडक्शन भी आप लिख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसके बारे में बता रही थी कि मेलिनोस्की जाते हैं और वहां पर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के थ्रू वो वहां के उस आइलैंड के लोकल कल्चर, सोशल सिस्टम को पढ़ते हैं। सबसे फेमस उनका ऑब्जर्वेशन था कूला रिंग का। तो कूला रिंग में क्या होता था कि एक सेरेमोनियल एक्सचेंज था, सेरेमोनियल एक्सचेंज सिस्टम था। यहाँ पर ये कूला रिंग का एक सेरेमोनियल एक्सचेंज सिस्टम देखते हैं। इसमें लोग आपस में एक दूसरे को वैल्यूएबल आइटम्स देते हैं, जैसे शेल्स देते हैं, नेकलेसेस देखते हैं, आर्मबैंड्स देते हैं, ये सब आपस में एक्सचेंज करते हैं। तो ये वहां के कल्चर को पढ़ रहे हैं, और ये सब करके उन लोगों के बीच में एक सोशल हार्मनी बनी रहती है, एक बॉन्ड बना रहता है, एक कनेक्शन बना रहता है। तो ये इस तरीके का उन्होंने ऑब्जर्व किया। और उन्होंने दूसरा सोशल सिस्टम जैसे किनशिप और मैरिज को भी वहां पर देखा कि किस तरीके से होती है, इन जैसे सिस्टम पे भी फोकस किया। तो वहां पर देखते हैं कि एक मैट्रिलिनियल सिस्टम था। वेल्थ और स्टेटस जो था वो मदर की साइड से इनहेरिट होता था, और वेस्टर्न सोसाइटीज के पेट्रियार्कल सिस्टम से ये बिल्कुल अलग है। तो इस तरीके से उन्होंने वहां के सोशल सिस्टम को पढ़ा, वहां के कल्चर को पढ़ा। तो आप जब भी सोशल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में लिखेंगे तो इनका एग्जांपल्स देंगे। फिर रेडक्लिफ ब्राउन आते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन की एक बहुत वेल नोन स्टडी है, अंडमान आइलैंड पे इन्होंने करी थी। इन्होंने वहां पर देखा था कि कैसे सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे मैरिजेस, आपका किनशिप, रिलीजन, ये कैसे एक साथ फंक्शन करते हैं टू मेंटेन ऑर्डर,
to maintain social cohesion within the society. So he emphasizes the importance of social structures and functional role they play in maintaining stability and coherence. तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग एक सिस्टम, सोशल सिस्टम को पढ़ रहे हैं यहाँ पर। जो राइटक्लिफ ब्राउन है वो किनशिप, मैरिज, रिलीजन को पढ़ रहे हैं और बता रहे हैं कि इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, इनका एक फंक्शनल रोल होता है एक स्टेबिलिटी और कोहेरेंस मेंटेन करने में। यहाँ पर मेलानोस्की कूला रिंग के बारे में देख रहे हैं कि कैसे इस एक्सचेंज से उनके बीच में एक कनेक्शन बनता है, बॉन्डिंग बनती है। ठीक है, उनकी मैरिज, मेट्रिलिनियन, किनशिप, मैरिज सिस्टम को पढ़ रहे हैं तो मतलब उनके सोशल सिस्टम को पढ़ रहे हैं। तो ये सोशल एंथ्रोपोलॉजी में आप डालेंगे अगर क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, और जो ये रेडक्लिफ ब्राउन थी, इनकी अप्रोच सिंक्रोनिक थी। सिंक्रोनिक मतलब ये इंटरेस्टेड थे इन अंडरस्टैंडिंग हाउ सोसाइटी वर्क रादर देन व्हाई दे डेवलप्ड इन सर्टेन वे। किस सोसाइटी किस तरीके से आज काम कर रही है, डेवलपमेंट और एवोल्यूशन पे इनका फोकस नहीं था। ठीक है, तो ये प्योरली सोशल एंथ्रोपोलॉजी है। तो इनका जरूर आपको डालना है जब भी अगर क्वेश्चन आएगा तो। सोशल सिस्टम पढ़ रहे हैं, मैरिज, किनशिप, रिलीजन क्या होता है, ये सोशल सिस्टम है ना। और यही हम देख रहे हैं कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी सोशल स्ट्रक्चर, सोशल इंस्टीट्यूशन, इन सबको पढ़ रहा है। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी मेनली फोकस करता है कल्चर पे, कि कैसे कल्चर इवॉल्व हो रहा है सोसाइटी से, कैसे मैजिक से रिलीजन आता है, फिर रिलीजन से साइंस आता है। यहाँ पर ये बताते हैं कैसे सैवेजरी से बार्बरिज्म आता है, कैसे सिविलाइजेशन आता है। तो ये प्योरली कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये टेबल भी है, इसको आप देख सकते हैं। फिजिकल, कल्चरल, सोशल, इनके बीच में अगर आपको डिफरेंसेस प्योरली पता होगा तो आप एग्जाम में आंसर भी लिख देंगे। अब आपने पढ़ के गए सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, लेकिन वहां पर सोशल एंथ्रोपोलॉजी देख के घबरा गए, तो आपको अगर डिफरेंसेस पता होंगे ना तीनों ब्रांचेस के बीच में कि फिजिकल क्या होती है, कल्चरल क्या होती है, सोशल क्या होती है, तो आपको आंसर आप आराम से लिख पाएंगे। अब म्यूचुअल रिलेशनशिप पढ़ने से पहले कुछ स्टोरी सुनो। ठीक है, इससे आपको इजी रहेगा कनेक्ट करने के लिए। मेलेनोस्की एक पायोनियर एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जो ट्रोबियन आइलैंडर्स के साथ अपने एथनोग्राफिक स्टडीज के लिए फेमस है। तो मेलेनोस्की, सॉरी फॉर द राइटिंग। तो मेलेनोस्की जब ट्रोबियन आइलैंड जाते हैं तब उनके दिमाग में थ्योरीज थी और सूटकेस में बहुत सारी स्कॉलरली बुक्स। जैसे ही वो उतरते हैं आइलैंडर्स उन्हें फ्रूट और फ्लावर्स के साथ ग्रीट करते हैं। तो एक इंसिडेंट होता है, ह्यूमरस इंसिडेंट होता है वहां पर। पहले दिन रिसर्च इंटेंशंस एक्सप्लेन करते हुए वो गलती से एक कोकोनट का बास्केट गिरा देते हैं। तो आइलैंडर्स हंसने लगते हैं और मेलेनोस्की कहते हैं, देखिए मैं आपके कल्चर को क्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ। उनसे गलती से कोकोनट गिर गया बास्केट से। जब वो उतरते हैं तो उनको फ्रूट्स के साथ, फ्लावर्स के साथ ग्रीट करते हैं। तो जब वो गलती से उनसे कोकोनट गिरता है तो वो एक ह्यूमर में बोलते हैं, देखो मैं आपके कल्चर को क्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उनके इसी ह्यूमर की वजह से वो वहां पर बहुत ज्यादा फेवरेट बन जाते हैं। तो मेलानोस्की ने, मैंने आपको बताया कि क्या क्या देखा वहां पर, देखा खुला गिफ्ट एक्सचेंज का सिस्टम है जिससे रिलेशनशिप मेंटेन रखते हैं। और इन्होंने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किया था, वहां रहकर उनके साथ रहकर उनके कल्चर को, उनके सोशल सिस्टम को पढ़ा था। इवन वहां के रिचुअल्स देखे थे, उनके साथ ये गेम्स वगैरह में भी हिस्सा लेते थे, जो भी वो रिचुअल्स करते थे, जो भी वो गेम्स खेलते थे उसमें भी हिस्सा लेते थे ये। ठीक है, तो अब मैंने ये थोड़ी बहुत आपको कहानी बताई है तो इससे आपको थोड़ा बहुत तो पेपर में याद आ ही जाएगा। अब एम एन श्रीनिवास है, इनके बारे में डालना है जब भी एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी के बारे में आएगा तो इनके बारे में डालना है। एम एन श्रीनिवास एक रिनोड इंडियन सोशियोलॉजिस्ट थे जो कास्ट सिस्टम और इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए फेमस है। उन्होंने साउथ इंडियन विलेजेस में फील्ड वर्क किया जो उनकी रिसर्च का बेस बना। तो ये एक विलेज में जाते हैं। पहले दिन श्रीनिवास एक ट्रेडिशनल अटायर पहनते हैं पर गलती से लुंगी उल्टी पहन लेते हैं। जब एक विलेज एल्डर ने उन्हें देखा तो वो हंसने लगे, बेटा ऐसे लुंगी नहीं पहनते। तो उन्होंने वहां पर, वो भी वहां पर रहे, प्रॉपर उनके साथ रहकर उन्होंने हर चीज ऑब्जर्व करी। वो जिस तरीके से कपड़े पहनते थे उन्होंने भी पहना, लेकिन उन्होंने उल्टा पहन लिया। तो श्रीनिवास ने सीखा कि कल्चरल नुआंसेस समझना बहुत जरूरी है। अगर आप कुछ भी कैरी कर रहे हो तो उसके पीछे का रीजन जानना बहुत जरूरी है। तो वो देखते हैं कि सिर्फ रिचुअल्स अडॉप्ट करना ही काफी नहीं है,
अगर विलेजर्स एक्सेप्ट नहीं करते तो वो एफर्ट भी वेस्ट है। तो हर कल्चर के पीछे, हर कपड़े के पीछे एक कोई ना कोई रीजन है, उसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। फिर एक जीएस गुरे हैं। जीएस गुरे एक इन्फ्लुएंशियल इंडियन सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कास्ट, कल्चर और सोशल स्ट्रक्चर पर बहुत लिखा है। तो गुरे 1940s में अपनी रिसर्च करते हैं और विलेज में लोगों से बात करते हैं, उनके व्यूज समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी एक इंसिडेंट होता है। ये कहानी मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप थोड़ा बहुत आपको याद रहे कि मैंने कुछ कहानी बताई थी, और शायद आपको थिंकर का नाम याद आ जाए और आप लिख लो। बट आई नो यू आर इंटेलिजेंट, आपको वैसे भी याद आ जाएगा, बट स्टिल मुझे बताने दो। तो एक बार जब वो एक विलेज एल्डर से इंटरव्यू ले रहे थे, तो एल्डर वो बार बार बोल रहे थे, एक फेस्टिवल का जिक्र बार बार कर रहे थे, जो जिनसे वो इंटरव्यू ले रहे थे। तो गुरे ने कहा, इस फेस्टिवल में ऐसा क्या खास है? तो वो जवाब देते हैं, बेटा ये सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं, ये वक्त है जब मैं अपने नेबर को याद दिलाता हूँ कि मैं उससे अच्छा डांस करता हूँ। तो बुरे ने ये नोट किया कि फेस्टिवल्स भी सोशल कंपटीशन से भरे होते हैं। तो इन थिंकर्स की थ्योरी से हम क्या समझ रहे हैं? अभी मैंने कहानी समझाई है, तो इससे क्या समझे कि सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी सिर्फ एकेडमिक फील्ड्स नहीं है, ये ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, ह्यूमन इंटरैक्शंस, इन सब से भरी होती है। एम एन श्रीनिवास का कास्ट सिस्टम का एनालिसिस हो, चाहे मेलिनोस्की का कोकोनट मिशैप हो, या बुरे का फेस्टिवल डिबेट, ये सब हमें ये सिखाता है कि हम इंसानों की स्टोरीज और कनेक्शंस को कैसे समझते हैं। एक ह्यूमन इंटरैक्शन, एक ह्यूमन एक्सपीरियंस समझने में हमें ये मदद करता है। ठीक है। अब कहानी हो गई है, तो अब म्यूचुअल रिलेशनशिप देखते हैं दोनों के बीच में। बहुत आसान है म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस कैसे है कि आप एग्जांपल देखो, एम एन श्रीनिवास यूज एंथ्रोपोलॉजी मेथड्स टू स्टडी कास्ट सिस्टम इन इंडियन विलेजेस। अभी मैंने कहानी बताई कि जब वो कास्ट सिस्टम पढ़ते हैं तो वो भी वहां पर जाके रहने लगे, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करने लगे। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एंथ्रोपोलॉजी से मेथड लिया ना, यूज किया ना, तो यही तो होता है ब्लेंडिंग ऑफ बोथ डिसिप्लिन। इस तरीके की जो जो एग्जांपल्स आएंगे आपको डालने हैं। सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी बोथ स्टडी ह्यूमन सोसाइटीज एंड बिहेवियर, दोनों ह्यूमन सोसाइटीज और उनके बिहेवियर को ही पढ़ता है। सोशियोलॉजी टिपिकल फोकसेस ऑन मॉडर्न सोसाइटीज और एंथ्रोपोलॉजी ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न दोनों को पढ़ता है। लेकिन पढ़ तो ह्यूमन सोसाइटी और बिहेवियर को ही रहा है, तो है इंटरडिपेंडेंस। फिर मेथड्स एंड टेक्निक्स में अगर हम देखें तो सोशियोलॉजी अडॉप्ट क्वालिटेटिव मेथड लाइक एथनोग्राफी फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी इन टर्न uses sociological models to analyze complex social behavior. A sociologist studying migrant workers may use participant observation. यहीं पे मैंने एग्जांपल दिया, जैसे एम एन श्रीनिवास ने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का यूज किया था कास्ट सिस्टम को पढ़ने के लिए। टू अंडरस्टैंड देयर लाइफस्टाइल, अ मेथड डिराइव्ड फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी। Malinowski pioneered participant observation, which was later adopted by William Foot White in sociology. Emile Durkheim ने भी एंथ्रोपोलॉजिकल डाटा जो ट्राइब्स पे था वो यूज किया था टू डेवलप हिज थ्योरी ऑफ रिलीजन। तो ये हमें इंटरकनेक्टेडनेस बता रहा है दोनों की। हर्बर्ट स्पेंसर जो एक सोशियोलॉजिस्ट है, उन्होंने डार्विनियन एवोल्यूशन को सोसाइटी में डाला था बाय गिविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो हर्बर्ट स्पेंसर का आप एग्जाम्पल डाल सकते हैं, डरखाइम का डाल सकते हैं, जो आपको इजी लगे, याद लगे, वो आप डालना है मेथड्स एंड टेक्निक्स में। फिर स्टडी ऑफ कल्चर, बोथ फील्ड स्टडी कल्चर। सोशियोलॉजी फोकस ऑन मॉडर्न सोशल नॉर्म्स व्हाइल एंथ्रोपोलॉजी एम्फसाइज ट्रेडिशन एंड ट्राइबल कल्चर्स। लेकिन पढ़ तो दोनों कल्चर ही रहे हैं। Sociologists may examine how festivals like Diwali are commercialized, while anthropologists study the cultural identity of tribal group amid globalization. Emile Durkheim uses anthropological data on tribe to develop his theory of religion, illustrating the interconnectedness of two fields. तो यहाँ पे दिवाली का एग्जाम्पल दिया, तो यहाँ पर आप इमाइल डर्किम की थ्योरी ऑफ रिलीजन के बारे में बता सकते हैं। फिर social structures and institution. Sociology analyzes modern social institutions like education, policies, religion, while anthropology provides insight into traditional social structure. तो मैक्स वेबर जो एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, studied the relationship between religion and capitalism. तो कैपिटलिज्म क्या है? कैपिटलिज्म मॉडर्न सोशल स्ट्रक्चर है। रिलीजन क्या है? रिलीजन अगर हम देखें तो ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर। तो है ना ब्लेंडिंग दोनों के बीच में। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम्पल खुद से भी सोच के डालने हैं। फिर एवोल्यूशन एंड चेंज, अब इसमें हर्बर्ट स्पेंसर का डालो। हर्बर्ट स्पेंसर क्या है? एक सोशियोलॉजिस्ट है, अप्लाइड
डार्विनियन एवोल्यूशन टू सोसाइटी इन्फ्लुएंसिंग एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी में आप एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन ही तो देखते हैं कि कैसे एवोल्यूशन हुआ ह्यूमन को, बोन्स को, फॉसिल्स को, जेनेटिक्स को, इन सबको पढ़ते हैं, तो उन्होंने वो सोशियोलॉजी में अप्लाई किया। ये चीज हो गई। फिर रेडक्लिफ ब्राउन एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, emphasize historical analysis of social structures, a method also used by Karl Marx in sociology। तो ये हो गया। फिर उसके बाद रिलेशनशिप विद नेचुरल साइंसेस, एंथ्रोपोलॉजी स्पेशली फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी borrows from biology to study human evolution, while sociology use scientific models to understand social system। हमने देखा था कि स्टार्टिंग में कैसे सोशियोलॉजी को नेचुरल साइंस बनाने की कोशिश की गई थी, तो ये भी एक इंटरडिपेंडेंस है। यहाँ पे अगस्टकॉम्ब वगैरह का भी आप एग्जाम्पल डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे एक ये करंट एकदम एग्जांपल डाल सकते हैं कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट माइट स्टडी जेनेटिक एविडेंस टू ट्रेस ह्यूमन माइग्रेशन, व्हाइल सोशियोलॉजिस्ट इन्वेस्टिगेट द एथिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन सोसाइटी। तो ये आज का जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड एग्जांपल है वो आप डालोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीजें होगी। अब ये इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं, ये मैंने अलग से लिस्ट बना दिया, अभी मैंने आपको सारा समझा भी दिया है लेकिन अलग से लिस्ट भी बना दी है। आपको जो सही लगे आप डाल सकते हैं। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, इनकी थ्योरी है, म्यूचुअल रिलेशन भी है, जो आपको याद रहे वो आप डाल देना। साथ हैं, कुछ भी आप डाल सकते हैं। अब कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस देखेंगे। कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी। दोनों कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी में मदद करते हैं। सोशियोलॉजी फोकस करता है कंटेम्प्रेरी सोशल स्ट्रक्चर्स में, इंस्टीट्यूशन में। एंथ्रोपोलॉजी कल्चरल प्रैक्टिसेस और बिलीव्स को करता है। तो टुगेदर दे एक्सप्लेन हाउ दिस एलिमेंट इंटरेक्ट, कैसे कल्चरल प्रैक्टिसेस आज के सोशल कल्चर, आज के इंस्टीट्यूशन के साथ इंटरेक्ट होती है, कैसे इनसे आज के ह्यूमन बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में। तो ये चीज होगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस, सोशियोलॉजी थ्योरी एक्सप्लेन कर सकती है स्ट्रक्चर्स को, एक सोशल स्ट्रक्चर को, सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर्स को, और एंथ्रोपोलॉजी मेथड्स कैन अनकवर कल्चरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग दीज इश्यूज। टेलीमेडिसिन का एग्जांपल आप दे सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद कल्चरल डायनामिक्स, globalization and cultural exchange. In our increasingly globalized world, understanding cultural exchange and impact of globalization on local culture is vital. Anthropology focus on cultural practices complements sociology's analysis of social structures, providing a fuller picture of how culture adapt and change in response to globalization। कैसे कल्चर चेंज हो रहा है। तो ये सारे कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस है, अपने हिसाब से भी आप डाल सकते हैं। कोलैबोरेशन, कोलैबोरेटिव स्टडी करता है, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च है। कोलैबोरेशन से एक रिचर रोबस्ट फाइंडिंग आती है, हम सोसाइटीज को समझ पाते हैं, उनकी ह्यूमन बिहेवियर को, कल्चरल प्रैक्टिसेस को, सोशल चेंजेस को। फिर सोशल पॉलिसी डेवलपमेंट में एंथ्रोपोलॉजी से हम कल्चरल बिलीफ समझते हैं, सोशियोलॉजी से हम सोशल सिस्टम समझते हैं। तो इन दोनों से हम एक इफेक्टिव कम्युनिटी प्रोग्राम या इंटरवेंशन को ला सकते हैं। कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटीज, अंडरस्टैंडिंग आइडेंटिटी एंड कम्युनिटी। अब कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज आर इंक्रीजिंगली डाइवर्स विद इंडिविजुअल्स नेगोशिएट मल्टीपल आइडेंटिटीज। द कंबाइंड इनसाइट फ्रॉम बोथ हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हाउ आइडेंटिटीज कंस्ट्रक्टेड, कैसे ये कंस्ट्रक्ट की जाती है, कैसे मेंटेन होती है, कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। एड्रेसिंग द इश्यूज ऑफ रेस, एथनिसिटी, जेंडर, क्लास। फिर क्राइसिस रिस्पॉन्स एंड रेजिलियंस में दोनों इफेक्टिवली यूज हो सकते हैं। रेजिलियंस प्लानिंग में, क्योंकि सोशियोलॉजी सोसाइटल रिस्पॉन्स देखेगी, क्योंकि कोई भी चीज हो रही है, मान लो कोविड-19 पैंडेमिक आ रहा है, तो इट हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग सोशल बिहेवियर एंड कल्चरल रिस्पॉन्सेज टू क्राइसिस, कि किस तरीके से अगर कोई क्राइसिस आता है तो किस तरीके से सोशल बिहेवियर रहता है, कल्चरल रिस्पॉन्स होता है उस क्राइसिस को। तो ये सोशियोलॉजी देखेगी कि कैसा सोशल बिहेवियर है कोई भी क्राइसिस को लेकर लोगों का। एंथ्रोपोलॉजी देखेगी कि किसी भी क्राइसिस को लेकर कल्चरल रिस्पॉन्स क्या है लोगों के, कल्चरल इंटरप्रिटेशन को करेगी, और दोनों एक इफेक्टिव क्राइसिस मैनेजमेंट और रेसिलियंस प्लानिंग ला सकते हैं। तो ये चीज है। कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड चेंज, जैसे सोसाइटी इवॉल्व होती है, देयर इज ऑफन टेंशन बिटवीन कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। तो म्यूचुअल कनेक्शन से क्या होगा कि हम डायनामिक, इस डायनामिक को समझ पाएंगे कि कल्चरल प्रिजर्वेशन कैसे करें मॉडर्नाइजेशन के टाइम पर। तो हम एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी हेल्प कर सकते हैं कि कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं अपने ट्रेडिशंस को विद चेंजिंग सोसाइटी, विद इवॉल्विंग सोसाइटी इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, environmental challenges require an understanding of how cultural practices influence human interaction with nature. Anthropology sheds light on indigenous knowledge system, while sociology addresses societal implications of environmental change. तो holistic approach आ जाएगी। ये एंथ्रोपोलॉजी में इंडिजीनियस नॉलेज को हम देख सकते हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज की बात हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल डाल सकते हैं
अगर आपको कोई और एग्जाम्पल अच्छे लगते हैं तो आप वो यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। ये मेरे नोट्स एक स्ट्रक्चर है। वैसे मैं अभी बहुत ज्यादा रिसर्च करके ही बनाती हूँ, तभी शायद लेट भी हो जाता है। ठीक है, लेट इसलिए होता है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा रिसर्च करके अच्छे से अपने नोट्स बनाती हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको कमी लगती है, आपको और कहीं से अच्छे एग्जाम्पल्स डालते हैं लगते हैं, तो आप डाल दीजिए। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, हर एक चीज में स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट रहता ही रहता है। ना आपके नोट्स परफेक्ट है, ना मेरे नोट्स परफेक्ट है। हम कितना भी रिसर्च करके बना ले, कुछ भी करके बना ले, लेकिन स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हर जगह रहेगा। तो अगर आपको एग्जाम्पल कहीं अच्छे लगते हैं तो आप डाल सकते हैं। और मैंने भी बहुत रिसर्च करके बनाया है, तो आप इस पे भी भरोसा रख सकते हैं। ठीक है, तभी लेक्चर्स भी लेट हो रहे हैं। फिर कंक्लूजन में अगर हम देखें तो आज के टाइम पे सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के बीच का फर्क कम होता जा रहा है। ये आप कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस का एग्जांपल देके भी डाल सकते हैं। म्यूचुअल इंटरकनेक्टेडनेस के एक दो थिंकर्स को यहाँ पे डाल दो। अगर मान लो प्योरली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर वो पूछेंगे, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो और भी ज्यादा इन दोनों के बीच में फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, एम एस श्रीनिवास हैं, या आपके ऑन्द्रे बेते हैं, वीना दास हैं, ये सब क्या करते हैं, ये सब फील्ड वर्क करते हैं। तो हमारे जो इंडिया के सोशियोलॉजिस्ट है, उनको एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो एम एन श्रीवास्तव ने रामपुरा गांव में कास्ट सिस्टम को स्टडी किया। ऑन्द्रे बेटे ने तमिलनाडु के श्रीपुरम में विलेज लाइफ, उनकी विलेज लाइफ को समझा। वीना दास ने सोशल सफरिंग्स और वॉयलेंस को समझा। जोगेंद्र सिंह ने गांव में मॉडर्नाइजेशन के बारे में रिसर्च करी। तो ये जाकर वहां पर कर रहे हैं, ज्यादातर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो हमारे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट को भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो एज Andre Bode aptly stated, in India a sociologist is one who proclaims himself as sociologist। खुद को अगर सोशियोलॉजिस्ट बोल दिया तो सोशियोलॉजिस्ट है, क्योंकि ये लोग खुद पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन वगैरह फील्ड वर्क कर रहे हैं। तो इसलिए इनको एंथ्रोपोलॉजिस्ट की तरह भी देखा जाता है। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो और भी दोनों का फर्क कम हो जाता है। ठीक है, बाकी मैं बोलूंगी कंक्लूजन में, आप जो कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस हमने देखा है, अगर मतलब 10 मार्कर है तो आप कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस के साथ खत्म करो, पॉजिटिव नोट पे खत्म करो। अगर स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पूछ लिया उन्होंने, तो आप ये वाला डालना है आपको। ठीक है, अब वापस हम पीवाईक्यू पे आते हैं। डिस्कस द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, ये 2024 में आया है। हाईलाइट्स इट्स रिलेशनशिप विद सोशल एंथ्रोपोलॉजी। अब बताओ, लिख नहीं पाओगे? बस बात ये है कि इस पूरे कंटेंट को आपको 150 वर्ड्स में क्रिस्प करके लिखना है। अब मुझे बताओ कि आंसर राइटिंग कोर्स की क्या जरूरत है? आंसर राइटिंग कोर्स में भी तो आपको यही सब पढ़ाएंगे ना। लिखना तो आपको है, एग्जाम तो आपको देना है। पीवाईक्यू की मॉडल आंसर भी दे देना एकदम 300 वर्ड में, 150 वर्ड में, तो भी आप लिख नहीं पाओगे वहां पे, अगर आपने आंसर राइटिंग करी ही नहीं है। और अगर 4-5 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो आपके नोट्स में हुई ना, तब आप क्या करोगे? तो कोर्स वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। जो भी आपने फाउंडेशन लेक्चर्स करे हैं, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मेरे को फॉलो कर रहे हैं, मेरे नोट्स कर रहे हैं, तो भाई मैं तो पहले पीवाईक्यूज देखती हूँ, उस हिसाब से ही प्रॉपर उसको नोट्स बनाती हूँ, बहुत ज्यादा रिसर्च करके बनाती हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने पहले कर बना चुके हैं, या मेरे नोट से आप कोई वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, तो आप, मेरा उसी तरीके से रहता है फ्रेमवर्क। इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद डिफरेंसेस हैं, फिर म्यूचुअल रिलेशनशिप है। ठीक है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है, फिर कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस है, और फिर कंक्लूजन है। तो मैं आपको एक आंसर फॉर्म में ही दे रही हूँ। अब उसको छोटा करके लिखना, चाहे वो 150 वर्ड में पूछे, चाहे 200 में, चाहे 250 में, चाहे 350 में, चाहे 300 में, वो आपका काम है, वो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये कोशिश करना एक क्वेश्चन लिखने की। डिस्कस द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, हाईलाइट इट्स रिलेशनशिप विद सोशल एंथ्रोपोलॉजी। सोशल लिखा है, कल को कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी दे देंगे, तो अब तो कर लोगे ना आप लोग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। घबराना नहीं है, डरना नहीं है। जो आपके नोट्स हैं उसको अच्छे से करो। ठीक है, कोई आंसर राइटिंग कोर्स वगैरह करने का कुछ तुक बैठता नहीं है। अगर आपको आंसर राइटिंग कोर्स की जरूरत पड़ रही है, तो आपके फाउंडेशन लेक्चर सारे फिर मतलब बेकार गए। तो अपने नोट्स को एडिशन करते रहो, कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स वगैरह डालते रहो, और लिखने की कोशिश करो, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो। ठीक है, और बाकी कोई जैसे टॉपिक है, जैसे स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में मैंने ग्लोबलाइजेशन का क्वेश्चन दिया था, वो मैंने कवर नहीं कराया था। तो वो जब मैं आंसर राइटिंग सीरीज में आपके आंसर्स वगैरह दूंगी, ठीक है, एक आधी कॉपी भी वैल्यूएट करूंगी, तो आपको मैं उसमें वो टॉपिक अच्छे से समझाऊंगी। एक मुझे याद है यूएसए में मॉडर्निटी का एमरजेंस,
और अलग अलग पार्ट्स में मॉडर्निटी का इमरजेंस कैसे हुआ, ये भी मुझे आपको बताना है। तो मुझे याद है, वो सब मैं उसमें कराऊंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। माइंड मैप आपको खुद करना है। ठीक है, बहुत करा दिया मैंने, बहुत कर लिया आपने पैसिव लर्निंग, अब आपको एक्टिव लर्निंग करनी है। अच्छे से लिखो, पढ़ो, आसान है, हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, बाय।